ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई आप सब लोगों के। आई होप कि आप सभी बढ़िया हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, आनंदित हो, पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे हो। तो हम लोग क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा। आशा करता हूं कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिलेट कर पा रहे होगे, इंजॉय कर रहे होगे, मजे से पढ़ रहे होगे। तो इसी अच्छी बात के साथ आज हम एक नया टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्पेसिफिक चार्ज रेशियो को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? स्पेसिफिक चार्ज रेशियो को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहली बात, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? अच्छा होना सबसे इंपॉर्टेंट है। मस्त रहो, अच्छे इंसान बनो। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी अच्छी बातों के साथ हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मस्त तरीके से समझते हैं कि सर ये क्या है स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, ये है क्या स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। इसको समझने का प्रयत्न करते हैं और उसके बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करके हम लोग कहाँ एंटर करते हैं बेटा? हम लोग डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज यानी कि एनोड रे, है ना, प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ, उसके बाद न्यूट्रॉन, इन दोनों को भी कंप्लीट करते हैं। यानी कि आज के क्लास में हम लोग मोटा मोटा 3 टॉपिक पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, मस्त तरीके से पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपके बोर्ड में आ सकते हैं, मतलब आपके स्कूल एग्जाम में आ सकते हैं, जेईई वगैरह में पूछने के चांसेस कम होते हैं। हालांकि उन सबों का मूड फिर गया तो सब थ्योरेटिकल पॉइंट से क्वेश्चन बना देंगे, कौन जानता है। बट समझ पा रहे हो आप लोग कि चांसेस कम होते हैं कंपटीशन में आने के, बट चांसेस हैं सर कम, ऐसा तो नहीं कि आएगा ही नहीं, है ना। तो चांसेस कम है, तो इसको फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, एकदम प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे जैसे इसके आने के प्रॉपर चांसेस हैं। इतना डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, मस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो आओ जी, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और क्या, कितनी बातें करेंगे हम लोग, ज़्यादा बातें नहीं करते। देखो इस बार क्या किया सर, सबसे पहली बात कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया ही क्यों गया, इस एक्सपेरिमेंट को क्यों परफॉर्म किया गया। जो काम मिल्टन ने किया था, क्या किया था मिल्टन ने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाया था, वही काम थॉमसन भाई भी करना चाहते थे, थॉमसन जी ने क्या किया, इस बार थॉमसन जी ने सीआरटी ट्यूब ही लिया, कैथोड रे ट्यूब ही लिया, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लिया, थोड़ा सा अलग कैथोड रे ट्यूब लिया। पिछली बार जो कैथोड रे ट्यूब थॉमसन भाई ने लिया था, इस बार उससे अलग कैथोड रे ट्यूब थॉमसन ने लिया। कैथोड रे ट्यूब का शॉर्ट फॉर्म सीआरटी ट्यूब होता है। हाँ या ना बोलो यार, मुंह खोलो यार, बताओ यार, समझ में आया क्या बच्चा? हाँ सर समझ में आया। अब फिर हुआ क्या, सेम काम, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया मेटल का, ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया मेटल का। इन दोनों इलेक्ट्रोड को उन्होंने क्या किया, वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। फिर कौन सा था वोल्टेज सोर्स? बैटरी ले लिया उन्होंने। वोल्टेज सोर्स में क्या ले लिया बेटा? बैटरी ले लिया। क्लियर है बात? समझ में आई बात? सर समझ में आई। हुआ क्या, यहां से कुछ बीम ऑफ रेज निकलना शुरू हुई, जैसे पिछली बार हुआ था। यहां से एक रे की बीम निकलनी शुरू हुई, एनोड था परफोरेटेड। ये जो एनोड था बेटा, ये क्या था? परफोरेटेड। सर परफोरेटेड मतलब कुछ ऐसा समझो कि एनोड के बीच में छोटे से होल थे। अच्छा, उससे क्या फायदा हुआ? एनोड के बीच में छोटा सा हमारा होल था, उससे क्या फायदा हुआ? उससे फायदा ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे इस होल से निकलते हुए आगे की तरफ बढ़े। इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी अधिक थी, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन इस होल से निकलते हुए ऐसे आगे की तरफ बढ़े और जाके खटाक यहां पे इस स्क्रीन पे टकराए। अब ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ये स्क्रीन कैसा है बेटा? फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। फिर फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होता है? ये एक ऐसी स्क्रीन होती है बेटा जिसपे जब कोई पार्टिकल जाके टकराता है, स्ट्राइक करता है, तो वहां पे ग्लो आ जाता है, चमक। क्या आता है? चमक जाता है, एकदम सुंदरता बन जाता है। अच्छा, तो थॉमसन समझ गए कि बीम ऑफ रे तो निकलना शुरू हुआ। थॉमसन समझ गए कि बीम ऑफ रेज तो निकलने लगे। अब थॉमसन ने क्या किया? पहले यहां और यहां दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया।
क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने की वजह से बेटा आपको पता है कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गया था वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकला था वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। पता है ना क्यों हुआ? अरे भाई ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, तो बीम ऑफ सॉरी मैंने गलत बोल दिया। ये जो बैटरी है, जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्यूब के दोनों साइड एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स लगा दिया। इस देखो उन्होंने क्या किया, दोनों साइड एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स लगा दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। इसके वजह से क्या हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। कल की क्लास रिवाइज किया है, कल की क्लास रिवाइज किया है ना, समझ में आ रहा है ना। उन्होंने क्या किया, ट्यूब के ऊपर और नीचे दोनों तरफ, मतलब ट्यूब के दोनों एंड पे पॉजिटिव और नेगेटिव सोर्स ऑफ बैटरी लगा दिया। ठीक है, हाँ सर, जिसकी वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। अब आपको पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आ रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आ रही है तो इलेक्ट्रॉन पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अब बी पॉइंट पे जाना बंद कर दिया और ए पे जाके टकरा गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बी पे नहीं गया, ए पे जाके टकरा गया। मान लिया कि एक्चुअल पाथ से थीटा एंगल डेविएट हो गया, जाना चाहिए था बी पे, चला गया ए पे, तो कुछ डेविएशन तो हो गया पाथ में ना। मान लिया कि यहाँ पे ये θ1 डेविएट हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम क्या किया उन्होंने मैग्नेटिक पोल्स को भी एंड्स पे लगा दिए। थॉमसन ने फिर क्या किया, थॉमसन ने मैग्नेटिक पोल्स यानी कि मैग्नेट को दोनों एंड पे लगा दिया। थॉमसन ने क्या किया बेटा, मैग्नेट को दोनों एंड पे लगा दिया। मैग्नेट का इस एंड पे लगा दिया नॉर्थ पोल, इस एंड पे लगा दिया साउथ पोल, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस बार इलेक्ट्रॉन का जो पाथ था, इस बार जो कैथोड रे का पाथ था, वो जाके पॉइंट सी पे टकराया, वो इस डायरेक्शन में डेविएट हो गया। इसको मैंने बोल दिया θ2 डेविएट हो गया। समझ पा रहे बात को? नहीं समझ पा रहे हैं सर बहुत ज़्यादा चीज़ एक ही साथ हो जा रहा है, थोड़ा सा अच्छे से समझाओ, थोड़ा टाइम ले लो, थोड़ा सा होले होले समझाओ, फिर से समझते हैं, दोबारा समझते हैं, तब तक समझते हैं जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता। आओ क्या किया था थॉमसन ने क्या किया था भाई, थॉमसन ने इस बार एक थोड़ा अलग टाइप का कैथोड रे ट्यूब लिया। क्या किया, एक थोड़ा अलग टाइप का कैथोड रे ट्यूब लिया। ये हो गया हमारा दो, अब कैथोड रे ट्यूब ले लिया, उसमें हमारे दो इलेक्ट्रॉन लगे थे। छोटे वाले इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बड़े वाले इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया। आपको पता है सर्किट डायग्राम आपने पढ़ा होगा, तो उसमें बैटरी का जो छोटा एंड होता है उसको हम लोग नेगेटिव मानते हैं, बड़े एंड को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। समझ गए बात को? हाँ सर, इतनी बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। अब आगे क्या होगा, जो पुराने वाले एक्सपेरिमेंट में हुआ था, यहां से एक बीम ऑफ रे निकलना शुरू करेगी, यहां से एक बीम ऑफ रे निकलना शुरू करेगी। ये जो एनोड लिया है बेटा हम लोगों ने परफोरेटेड लिया है, यानी कि बीच में छोटा सा होल है, तो इसका मतलब जो रेज है इनकी वेलोसिटी बहुत अधिक होती है, तो ये इनकी वेलोसिटी क्योंकि बहुत अधिक है तो वो इस होल में से बाहर निकल जाएंगी, इस होल में से बाहर निकल जाएंगी। जब तक हमने ऊपर नीचे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड, कोई बैटरी, कोई मैग्नेट नहीं लगाया था, तब तक ये जो बीम थी वो जाके सीधे स्ट्रेट पॉइंट बी पे स्ट्राइक कर गई और यहाँ पे एक ग्लो आया, तो यहाँ पे ग्लो आया। उसके बाद उन्होंने क्या किया मिलकर ने, थॉमसन ने, उसके बाद थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन ने दोनों सिरे पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। थॉमसन ने दोनों सिरे पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, मतलब थॉमसन ने दोनों सिरे पे एक एक्स्ट्रा बैटरी कनेक्ट कर दिया। अब दोनों सिरे पे एक एक्स्ट्रा बैटरी कनेक्ट हो गया, इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से ऊपर से नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। हाँ या ना सर? बिल्कुल आ गई। अब जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो तुमको पता है जो ये रेज है इन पे है नेगेटिवली चार्ज, इन रेज पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इन रेज पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। हाँ या ना बोलो? हाँ या ना बोलो? बिल्कुल सर। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ आई थी, यानी कि इन रेज पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, इन रेज पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, इन रेज की वेलोसिटी तो उधर थी। ये जो रेज थी हमारे पास, जो हमारे पास कैथोड रे हैं, इनकी वेलोसिटी तो बेटा इस डायरेक्शन में है, फोर्स ऊपर लग रहा है, जिसके वजह से ये कुछ इस डायरेक्शन में डेविएट हो गई, जिसकी वजह से कुछ वो इस डायरेक्शन में डेविएट हो गई। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात आपको क्लियर है बेटा? एक मिनट,
थोड़ा सा गंदा नहीं करना, जगह की कमी है बेटा, समझ गए। इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। इन रेज पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, इन रेज पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से जो रेज है हमारी कुछ इस डायरेक्शन में डेविएट हो गई। जाना चाहिए था सीधे लेकिन चली गई इधर, इसका मतलब एक्चुअल पाथ से कुछ θ1 एंगल मान लिया हम लोगों ने, डेविएट हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब दूसरा काम थॉमसन ने ये किया कि बेटा कि अब फिर दोनों एंड पे मैग्नेटिक सोर्स लगा दिया। यहां पे नॉर्थ पोल ऑफ बैटरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस एंड पे रख दिया, इस एंड पे मैग्नेट का साउथ पोल रख दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो नॉर्थ साउथ आपने पढ़ा है, मैग्नेट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी तो इस इलेक्ट्रॉन पे, इस कैथोड रे पे अपना एक फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा? पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्यों लगाएगा? क्योंकि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है जब वो किसी वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट हो जाती है, हाँ या ना सर? बिल्कुल हो जाती हैं। अब उसके साथ जब मैग्नेटिक फील्ड कोई एसोसिएट हो जाती हैं तो यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगी? जब दो मैग्नेटिक फील्ड को आपस में पास लेके आ जाओगे तो फोर्स तो लगेगा बेटा, हाँ सर लगेगा। तो जैसे ही उन्होंने यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट का लगा दिया, ये इलेक्ट्रॉन ये जो हमारे पास कैथोड रे थी वो कुछ इस डायरेक्शन में डेविएट हो गई। अब वो नीचे की डायरेक्शन में डेविएट हो गई। मान लिया कि वो एक्चुअल पाथ से θ2 एंगल डेविएट हुई। हम लोगों ने मान लिया कि वो जो एक्चुअल पाथ था उनका उससे कुछ θ2 एंगल डेविएट हुई। समझ गए बात को? पक्की बात? क्लियर इतना? आओ आगे देखते हैं। आसान था अभी तक ना, कोई डिफिकल्ट तो चीज़ें नहीं लगी। ध्यान से सुन रहे हो तो आसान है। आगे देखो। अब फर्दर क्या हुआ? फर्दर उन्होंने ये किया। अब इसके बाद थॉमसन ने क्या किया? इसके बाद थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस प्रकार से सेट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस प्रकार से सेट किया ताकि इनके बीच में जो डेविएशन हो रहा है वो ना हो और फिर से इलेक्ट्रॉन सीधी पाथ पे जाना शुरू कर दे। समझ पाए बात को? उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इस बैटरी की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस प्रकार से लगाया, कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वहां पे सेट किया ताकि इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड रे अपने पाथ से डेविएट ना हो और फिर से बीच में जाना शुरू कर दे। समझ पाए बात को? सर बिल्कुल समझ पाए बात को। फिर ये काम करने के बाद θ2 θ1 पे उन्होंने क्या किया? अपने कैलकुलेशंस किए। ठीक, क्या किए? कैलकुलेशंस किए। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को सॉल्व किया और वहां से क्या निकाल दिया? E/m रेशियो निकाल दिया। क्या निकाल दिया वहां से? E/m रेशियो निकाल दिया। E/m रेशियो मतलब स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू होती है बेटा चार्ज डिवाइडेड बाई मास। अगर हम लोग किसी पार्टिकल के चार्ज को उसके मास से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है स्पेसिफिक चार्ज। समझ पाए बात को? क्लियर है? क्या किया थॉमसन ने ये किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस प्रकार से सेट किया ताकि इन जो डेविएशन हो रहा था वो ना हो और इलेक्ट्रॉन अपने इनिशियल पाथ यानी कि पॉइंट बी पे जाना शुरू कर दे। हाँ सर। उसके बाद क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में साथ में कैलकुलेट किया। क्या किया? आपस में साथ में कैलकुलेट किया। ठीक बात है सर? बिल्कुल ठीक बात है। अब उसको कैलकुलेट करने के बाद उन्हें एक वैल्यू मिली और वही वैल्यू क्या थी? हमारी E/m रेशियो थी। क्या थी? E/m रेशियो थी। यही था एक्सपेरिमेंट हमारा, इतना सा एक्सपेरिमेंट था। बस चाहते थे चार्ज कैलकुलेट करना बट करके आ गए स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आओ इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ध्यान से देखो क्या है? द अपैरेटस टू डिटरमाइन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बताया कि ये एक ऐसा अपैरेटस है जिसकी हेल्प से हम लोग चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता पाए। ठीक, आपको पता है कि ये क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल।
और ये क्या हो गया हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे बैटरी लगा दिया है। ये क्या हो गया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये हम लोगों ने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए बैटरी लगाया था, जो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए जो हम लोगों ने बैटरी लगाया था, ये उसका सोर्स हो गया, है ना। बैटरी कनेक्टेड एट द एंड्स ऑफ कैथोड रे, इसको क्या लिखोगे आप लोग, इन दोनों को क्या लिखोगे आप लोग, बैटरी कनेक्टेड एट द एंड ऑफ द कैथोड रे ट्यूब टू अप्लाई अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बैटरी हो गया, ठीक है, बैटरी हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो स्क्रीन है ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। सर फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्यों लिया? क्योंकि ऑब्वियसली हमें रेज तो दिखेंगी नहीं, हम इन ग्लो के अकॉर्डिंग ही तो इमेजिन कर रहे होंगे कि कितना डिविएट हुआ पार्टिकल, ठीक है सर, बिल्कुल। अगली बात आओ, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो कैथोड हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये एनोड हो गया। ये बात भी क्लियर है? पक्का? क्रिस्टल क्लियर? सर बिल्कुल क्लियर। अब आओ, जे थॉमसन आर्ग्यूड दैट अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर पाथ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। इस एक्सपेरिमेंट को देखा थॉमसन ने और उन्होंने यह बताया कि जो पार्टिकल है अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट होगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो दो तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला चीज क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कितना ज्यादा है, कितना बड़ा वैल्यू है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वैल्यू बड़ी है तो डेविएशन ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वैल्यू कम है तो डेविएशन कम होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, मास ऑफ पार्टिकल। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? पार्टिकल का मास क्या है। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? पार्टिकल का मास क्या है। और तीसरा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना अधिक है। इन तीन चार चीजों पे ये डेविएशन डिपेंड करेगा, अधिक है कि कम है, ठीक है। पक्का समझा पाया? इतना समझ पाए आप लोग? अगर समझ गए बेटा तो पहले इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पॉइंट्स को देखते हैं। जल्दी करो। तो बेटा इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई। अगर इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी तो आगे के कुछ एक दो पॉइंट्स और हैं, उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं और इस टॉपिक को करते हैं कंप्लीट, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे एंटर करते हैं हम लोग। ठीक बात है? ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से समझो आप लोग। क्या है? फिर मिलकर ने बोला, सॉरी थॉमसन by carefully balancing electric and magnetic field strength it is possible to bring back the electron. क्या? by carefully balancing electric and magnetic field strength it is possible to bring back the electron to path followed as in the absence of electric field and magnetic field. मतलब अरे सिंपल सा मतलब ये है कि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था पार्टिकल सीधा जा रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से पार्टिकल में आ गया डिफ्लेक्शन, कई बार ऊपर डिफ्लेक्ट किया, कई बार नीचे डिफ्लेक्ट किया। हाँ या ना बोलो? तो समझ रहे बच्चे आप लोग समझ रहे हो कि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा था, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा था, पार्टिकल एकदम सीधे जा रहा था, कैथोड रे बिल्कुल सीधे जा रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, इनके बीच में आ गया डिफ्लेक्शन, कैथोड रे अपने पाथ से डेविएट होने लगी। ठीक है? हाँ सर। तो फिर थॉमसन ने कुछ ऐसा सोचा कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ठीक तरीके से सेट कर दें, तो ये पॉसिबल है कि फिर से ये सीधी लाइन में जाना शुरू कर दे। समझ में आया? अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करें, ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो कैथोड रे का इनिशियल पाथ था वो दोबारा से उस इनिशियल पाथ पे जाना शुरू करे और डेविएशन मिनिमाइज हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है? पक्का तो बस वही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, बाय केयरफुली बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ठीक से बैलेंस कर दें, इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग बैक द इलेक्ट्रॉन टू पाथ फॉलोड एज इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पूरा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन को दोबारा उस पाथ पे लाया जाए जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं था।
जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं था उस समय जो इलेक्ट्रॉन का पाथ था, उस पाथ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जब ठीक से बैलेंस कर देंगे तो दोबारा लाया जा सकता है। ये उनका कैलकुलेशन था। मिल्टन में क्या था कि चार्ज को बैलेंस किए थे, और यहां चार्ज पे बैलेंस कैसे किए थे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि mg वाला फोर्स और QE वाले फोर्स को उन्होंने आपस में बैलेंस किया था, आपस में इक्वल किया था। लेकिन यहां पे क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पे किसको बैलेंस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आया उसको बैलेंस कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आया उसको बैलेंस कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या था? लगभग चीजें सेम चल रही हैं। वहां पे mg वाला फोर्स और E इंटू ई वाला फोर्स को बैलेंस किया गया था, बराबर किया गया था। और यहां पे क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है उसको बैलेंस कर रहे थे, इन दोनों फील्ड्स को बैलेंस कर रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छी बात है। अगला पॉइंट क्या है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन कैथोड रे पार्टिकल क्या होगा, E इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी कैथोड रे पार्टिकल पे कितना फोर्स होगा, E इंटू ई। कल बता रखा हूं मैं, पक्का सर, बिल्कुल सही बात है। अब E देखो, E के ऊपर मैंने एक एरो लगा दिया, ये जो E है इसके ऊपर मैंने एक एरो लगा दिया। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। E के ऊपर मैंने एक एरो लगा दिया, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। क्या इसका मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और आपको पता है फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो F के ऊपर भी हम लोगों ने एरो लगा दिया, फोर्स वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी हम लोग एक एरो लगा देंगे और उसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग फोर्स के ऊपर भी एक एरो लगा देंगे और उसको क्या पढ़ेंगे, फोर्स वेक्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फोर्स वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से फोर्स ऑन कैथोड रे पार्टिकल क्या हो जाएगा, E ब्रैकेट में V क्रॉस B। आप लोग याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है उसकी वैल्यू होती है Q ब्रैकेट में V क्रॉस B। V क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और Q क्या होता है, चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड, कि चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 कूलम, 4 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, 10 कूलम, क्या है वो, क्या है, Q। समझ गए बात आप लोग? तो यहां पे Q की जगह पे क्या रखेंगे, इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। इलेक्ट्रॉन को क्यों रखेंगे, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन कैथोड रे ट्यूब पे चल रहा है, कैथोड रे पे चल रहा है, और कैथोड रे के अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स के ही तो पार्टिकल होते हैं बेटा। कैथोड रे के अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स के ही तो पार्टिकल होते हैं बच्चा, बताओ सही बात है, पक्का ना? हाँ सर। तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लगेगा कैथोड रे पे वो क्या होगा, E ब्रैकेट में V क्रॉस B। V क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कैथोड रे, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। ठीक है, ठीक है, समझ पाए बात आप लोग? पक्का क्रिस्टल क्लियर है सर? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आगे देखो, आगे देखो। अगला पॉइंट, बाई कैरिंग एक्यूरेट मेजरमेंट। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में फिर एक्यूरेट मेजरमेंट को कैरी किया ऑन अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन। किस पे एक्यूरेट मेजरमेंट कैरी किया, कितना अधिक डिफ्लेक्शन हो रहा है, और इस एक्यूरेट मेजरमेंट को सॉल्व किया, इस पे आगे की कैलकुलेशन की, तो उनको क्या समझ में आया कि ही कैलकुलेटेड E अपॉन में m रेशियो, जिसकी वैल्यू कितनी निकल क्या गई, 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम। 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हैं? अरे यार बन जाता हूं, ब्रैकेट नहीं बन रहा। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हैं? मिल्टन आयल, सॉरी, ज्यादा अच्छे से मिल्टन पढ़ दिया हम लोगों ने। थॉमसन मॉडल, थॉमसन का E अपॉन में m रेशियो वाला बात आपको अच्छे से समझ में आया। वहां पे क्या था, वहां पे mg और E इंटू ई वाले फोर्स को बराबर किया था। यहां पे क्या कर रहे हैं ये लोग, यहां पे इस फोर्स को E ब्रैकेट में V क्रॉस B और E इंटू ई, इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। इन दोनों फोर्स को बैलेंस करने के बाद डिफ्लेक्शन पे किया कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करने के बाद जब परफेक्ट कैलकुलेशन हुआ तो उनको ये वैल्यू आती हुई दिखी, 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8। अब ये कैलकुलेशन कैसे किया, क्या हुआ, हमें नहीं जानना, हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे की क्लासेस में जब आएगा तब देख लेंगे।
हमें बस इतना जानना है, हमें बस ये वैल्यू याद रखनी है। इतनी सारी जो बातें पढ़ाई, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आता है, अगर आप जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको बस ये वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट तो पता होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट तो पता होना ही चाहिए आपको, बट ये वैल्यू भी जरूर से जरूर याद होनी चाहिए। क्या क्रिस्टल तरीके से क्लियर है? हाँ बोलो, समझ में आया सबको? तो यही था बेटा हमारा स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। पूरा एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप कि अच्छे से ये बातें समझ में आई होंगी। तो आप लोग इनको नोट डाउन करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रे, यानी कि प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे चलते हैं। एकदम ध्यान से सुनना, मन लगा के पढ़ना, वो और अच्छे से समझ में आएगा। वो लगेगा कि अरे सर ये तो बहुत आसान था, ये तो कैथोड रे से भी आसान है, ये तो कैथोड रे से भी आसान है। ठीक है, तो जल्दी इसको नोट डाउन करो बेटा, जल्दी करो नोट।